जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। अंततः NCERT यानी राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने अपनी पाठ्य पुस्तकों के जो सिलेबस है उसमें से आर्य आक्रमण थ्योरी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। NCERT ने 12वीं कक्षा के इतिहास के हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति और पतन अध्याय में यह परिवर्तन किया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसी बारे में विस्तार से आपसे बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, यह विनम्र अनुरोध है। NCERT इससे पहले बाबरी विध्वंस के 3 संदर्भ हटा चुकी है और 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तकें उनमें से अयोध्या विवाद खंड को भी उन्होंने संशोधित कर दिया था। अब इतिहास की पुस्तकों में यह शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए NCERT ने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के संशोधन और अद्यतन का जो कार्यक्रम है उसके तक इसको शामिल किया है। NCERT ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को भी सूचित कर दिया है। NCERT केंद्र सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जिसकी पुस्तकों का लगभग 4 करोड़ से अधिक छात्र हर साल पाठ्य पुस्तकों के तौर पर प्रयोग करते हैं। NCERT ने कहा है कि हरियाणा के सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी में पुरातात्विक स्रोतों से मिले प्राचीन DNA रिसर्च से जो बात सामने आई है वह पहले से मिली जानकारी को चुनौती देती है। रिपोर्ट के अनुसार पुरातात्विक खोजों में मिले ठोस सबूतों के बाद पाठ्यक्रम में हड़प्पा सभ्यता के चित्रण में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस बदलाव को इस शैक्षणिक सत्र 2024-25 में लागू किया जाएगा। अब सवाल यह है कि NCERT ने यह कदम क्यों उठाया। इसके लिए मैं पिछले कालखंड में जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि भारत में अधिकतर लोग यही जानते हैं कि आर्य एक जाति थी जो कि आक्रमणकारी थी और विदेशों से भारत में आई थी और जिसने यहाँ के प्राचीन लोगों की सभ्यता को नष्ट कर दिया था। और यह थ्योरी अंग्रेजों ने शुरू की थी। खास तौर पर मैक्स मुलर ने इस थ्योरी को दिया और भी कई विद्वान थे अंग्रेजों के, उन्होंने यह थ्योरी दी और इसके बाद लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसमें इसको पढ़ाया जाने लगा। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो जो मदरसा छाप प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे उन्होंने इसी थ्योरी को आगे बढ़ाया और उसके बाद लाल रंग के चश्मे से भारतीय सभ्यता को देखने वाले वामपंथी इतिहासकारों ने इस थ्योरी को जिंदा रखने में अपनी पूरी जान लगा दी थी। अंग्रेजों ने जो कुछ लिखा उसी को अपने अपने तरीके से ये लोग लिखते रहे और इसी थ्योरी पर आगे बढ़ते रहे। हालांकि अंग्रेजों के समय में ही यह थ्योरी ध्वस्त होने लग गई थी। अंग्रेज यूरोपियन जो नस्ल थी उसकी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आर्यों की थ्योरी को लाए थे। आर्य जैसी की कोई जाति नहीं थी। आर्य एक शब्द होता था जो किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए कहा जाता था। वह सनातन सभ्यता के या वैदिक सभ्यता के जो भी मनुष्य थे, जो भी श्रेणी थी, वर्ण श्रेणियाँ थी, वर्णक्रम था, उसके जो भी श्रेष्ठ जन थे उनको आर्य कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने इसे एक जाति घोषित कर दिया था और इसका आधार सिर्फ यही था कि माता पिता के लिए यह संस्कृत हो या पश्चिमी भाषाएं, उनमें एक ही तरह के शब्द मिलते थे और यह मान लिया गया कि पश्चिमी क्षेत्र से भारत में लोग आए थे और वही इन शब्दों को प्रयोग करते थे। लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचा गया कि ये लोग भारत से भी तो उधर जा सकते थे। बहरहाल अंग्रेजों की इस थ्योरी को 1921-22 के बाद के जो दशक है उसमें पड़ गया था। जब एक अंग्रेज इंजीनियर एक रेल की पटरी को बिछा रहे थे तो वहाँ पे उनको एक टीला मिला था और जब वो टीला तोड़ा गया तो वहाँ एक पूरी सभ्यता मिली थी जिसे नाम दिया गया था मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता। बाद में इतिहासकारों ने इसे ही सिंधु सभ्यता का नाम दिया। सिंधु घाटी सभ्यता सामने आने पर अंग्रेज इतिहासकारों ने एक और बात सामने रख दी। उन्होंने ये थ्योरी दी
कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने ही नष्ट किया था, जबकि तमाम प्रमाण यह थे कि भगवान भोलेनाथ, पशुपतिनाथ, रुद्र की वहाँ प्रतिमा मिली थी, देवियों की प्रतिमा मिली थी। इसके अलावा वहाँ पे पूजा के मंडप मिले थे जो कि वैदिक सभ्यता का ही हिस्सा थे। वहाँ कुछ कंकाल मिले थे और उनके सिर पर चोटें लगी थी। ये कहा गया कि आर्यों ने उनके सिर पर वार करके इनको नष्ट किया था, मार दिया था। परंतु सवाल ये था कि सभी के सिर पर चोट ही सिर पर ही क्यों लगी थी, पांव या अन्य हिस्सों पर क्यों न लगी थी। बाद में एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने जब जांच की तो पाया कि वो जो सिर में जो टोट और घाव के निशान लगे थे सिर पे, वास्तव में वह कालखंड जो समय का बीत रहा था उसके कारण स्वतः ही वो हड्डियां टूट रही थी। ये वहाँ पर कोई निशान उसके मारने पीटने के नहीं थे। यानी यह बात साबित हो गई थी कि आर्यों के साथ इस सिंधु घाटी सभ्यता का कोई संघर्ष ही नहीं हुआ था। यहाँ तक कि किसी भी सभ्यता का भारत के जो चाहे कोई भी निवासी हो, चाहे द्रविड़ हो या यहाँ के जो आदिवासी कहे जाते हों या अन्य किसी के भी साथ उनका इस तरह का कोई संघर्ष नहीं हुआ था। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता का एक हिस्सा थी, लेकिन अंग्रेज इतिहासकार इसको टालते रहे और यह सभ्यता लगभग 3000 साल पुरानी आकी गई। जैसा कि वामपंथी इतिहासकार होते हैं, वे अपनी लिखी बात को एक लकीर मान लेते हैं और अपने हिसाब से ही तय करना चाहते हैं कि वो जो कह देंगे वही सत्य है, वही इतिहास है। परंतु सत्य कहाँ छिपने वाला था। हरियाणा की राखी गढ़ी में जो खुदाई हुई थी उसने पूरी बात को पलट कर रख दिया। राखी गढ़ी के अलावा लोथल, गुजरात और भी कई जगह यह खुदाई की गई थी और यह पाया गया कि यह सभ्यता तो 7000 साल पुरानी थी। अंग्रेजों ने ऋग्वेद और वैदिक सभ्यता को 1500 साल बिफोर क्राइस्ट ये कह सकते हैं माना था, लेकिन यह सभ्यता तो 7000 साल पुरानी पाई गई। यानी संसार में यह सबसे प्राचीन सभ्यता पाई गई और वह थी राखी गढ़ी की। और इसमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ या वहाँ पे जो एक कंकाल भी पाया गया था, उसका डीएनए से भी जब उसकी जो रिपोर्ट आई है, प्राथमिक रिपोर्ट ही सही, उसमें पुरानी थ्योरियों को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। प्रोफेसर वसंत सिंधे और डीएनए एक्सपर्ट डॉक्टर नीरज राय की जो रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि राखी गढ़ी सभ्यता को विकसित करने वाले भारत के ही लोग थे, वे कहीं भी बाहर से नहीं आए थे और इस सभ्यता के किसी अन्य सभ्यता के साथ बड़े संघर्ष के कोई प्रमाण भी नहीं मिले थे। इस तरह मैक्स मुलर हो या मैकाले हो या जो वामपंथी लेखक थे, उनकी तमाम थ्योरियों को इस राखी गढ़ी की जो खुदाई थी उसके जो निष्कर्ष निकले से उन्होंने ध्वस्त करके रख दिया था। इस सभ्यता का नाम दिया गया है सरस्वती नदी सभ्यता। पहले सिंधु घाटी सभ्यता और अब सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, ये दो सभ्यताएं आई जो कि पश्चिम की सभ्यताओं से बहुत आगे थी। इन सभ्यताओं के अध्ययन में यह भी पाया गया कि घोड़े भारत में भी होते थे और रथ भी भारत में थे और जो वेदियाँ भी होती थी पूजा की, और यह सब तो वैदिक आर्यों से मिलती थी। वैदिक आर्यों के लिए कहा गया था कि वे घोड़े में आए थे और हमलावर थे, लेकिन एक तरफ वो हमलावर कहते थे, दूसरी तरफ मैक्स मुलर ने कह दिया था कि वेदों में जो कुछ है वह वास्तव में गडरियों के गीत थे, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यानी उन्होंने भारत की जो तमाम ज्ञान की जो भंडार था उसको अप्रासंगिक बनाने के लिए ऐसी बातें कही थी और यह भी कर दिया था कि ताकि भारत के लोग सुपीरियरिटी के बजाय इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीने लगे, यानी आत्म घृणा में। इन तमाम जो खुदाइयों में जो भी चीज़ें मिली उसमें यह पाया गया कि यहाँ वृक्ष पूजा होती थी, पशु बलि के भी प्रमाण मिलते हैं, शिवलिंग भी मिले, शिव प्रतिमाएं मिली, रुद्र रूप में भगवान शिव भी मिले, देवी की प्रतिमाएं मिली, पशु पूजा के भी प्रमाण मिले, रथ भी मिले, घोड़े भी मिले, उनके प्रमाण मिले। और इस तरह यह सब देखा गया कि यह तो भारतीय सभ्यता में ही सब कुछ था जिसका अंश की वैदिक सभ्यता में भी दिखता था। इसलिए यह बात मजबूत होती चली गई कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, वे यहीं नदियों के किनारों पे उन्होंने अपनी सभ्यता को फलने फूलने का काम किया था। और
पंजाब का जो आज का है से लेकर ईरान तक की भूमि आर्यों की थी। और सप्त सिंधु कहें या इनको आर्यवर्त कहें, ये कई नाम इनको कहते थे। और ईरान का नाम तो वैसे भी आर्याना एक नाम पड़ता है। ये कह सकते हैं हम कि अफगानिस्तान से लेकर गंगा नदी तक का जो इलाका था, यानी सिंधु से लेकर और गंगा तक का यह पूरा क्षेत्र तब आर्यों का था। आर्य सभ्यता यहीं फली फूली और यहीं से लोग फिर पश्चिम की तरफ चले गए थे। जो शब्द संस्कृत में मिलते हैं, यहाँ तक कि जो ओल्ड टेस्टामेंट है हिब्रू भाषा में लिखी गई थी, और खुद मैकाले ने हिब्रू भाषा के शब्द लगभग 300 शब्द ओल्ड टेस्टामेंट में पाए थे। ये संस्कृत से मिलते जुलते शब्द हैं। एक और बात, पश्चिमी देशों को यह अहंकार रहा है कि ग्रीक सभ्यता या यूनान में जो सभ्यता पली बढ़ी वह सबसे प्राचीन थी और सबसे महान थी। लेकिन यह तो बहुत पीछे की बात है। यह सभ्यता शुरू होती है सिकंदर के समय से। सिकंदर ने भारत पर 360 BC यानी बिफोर क्राइस्ट हमला किया था। और सुकरात के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के प्लूटो और प्लूटो के सुकरात, और सुकरात से ही वह सभ्यता पाई जाती है। लेकिन सुकरात से पहले तो भारत में भगवान बुद्ध हो चुके थे, और बुद्ध से बहुत पहले वैदिक सभ्यता हो गई थी, क्योंकि वेद बुद्ध से पहले आए थे, क्योंकि बुद्ध ने वेदों को ही तो नहीं माना था। यहीं से उन्होंने अलग लाइन पकड़ी थी। इस तरह हम देखते हैं कि पश्चिम की जो सबसे फली फूलने वाली सभ्यता थी, जो हम यूनान की सभ्यता की बात कर रहे हैं, बाकी मेसोपोटामिया या और सभ्यताओं की बात हम बात कर ही नहीं रहे हैं, तो हम इसकी ही बात करें तो इससे तो कई हजार साल पहले भारत में सभ्यताएं फल फूल रही थी, और वह वैदिक सभ्यता ही थी। भविष्य में हो सकता है कि राखी गढ़ी की तरह कोई और जगह ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो इससे भी प्राचीन सभ्यता के प्रमाण सामने रखते। इसीलिए NCERT ने आर्य आक्रमण थ्योरी को कूड़ेदान में फेंक दिया है। लेकिन वामपंथियों की एक धारा अभी भी अपनी बात पर अड़ी है। आप इनकी वेबसाइट देखिए, मैं इस पर भी वीडियो लाऊंगा कि वे किस तरीके से उस बात को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वे पत्रकार कोई इतिहासकार नहीं है। तो इस कार्य के लिए NCERT को बधाई दी जानी चाहिए, और यह भी कोशिश होनी चाहिए कि यह बात अब पूरे भारत में पहुंचे कि आर्य आक्रमण की थ्योरी ही गलत थी। और इस तरीके के जो बयानबाजी करने वाले लोग, जो कि कुछ जातियों को टारगेट करके उनको विदेशी घोषित करने की बात करते रहते हैं, उनको भी अब इसको पढ़ लेना चाहिए, और उन्हें जितनी जल्दी हो यह समझ लेना चाहिए कि आर्य आक्रमण थ्योरी अंग्रेजों की बनाई एक थ्योरी थी, जो कि दास्ता कलंक रही है भारत के माथे पर। और यदि वो इसी बात करते हैं तो वो अपने माथे पर एक कलंक ले जाते हैं। इस पर मैं बहुत सी सीरीज ला रहा हूँ, अवश्य देखते रहिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूँ जल्दी नई गाथा के साथ, यानी आर्य आक्रमण थ्योरी पर ही मैं बात करूँगा, जो कि अब कूड़े के ढेर में फेंक दी गई है। जल्द ही मिलूंगा, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।